स्वागत है आपका इनसाइड स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। चुनाव बेहद करीब है। बिहार में विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को होने वाला है और इस बीच लगातार महागठबंधन की जो दिक्कतें हैं, तेजस्वी की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर ने एंट्री ले ली है और वो राघोपुर पहुंचकर कहीं ना कहीं उन्होंने वो एक जो धाक है वो जमा दी है, और दूसरी ही तरफ अब AIMIM भी सामने से आकर कई घोषणाएं कर रहा है, और तीसरी तरफ अब तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचने वाले हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं और एक जो है बहुत बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। और सीट शेयरिंग को लेकर जो अब तक पेच है वो एनडीए और महागठबंधन में अब तक फंसा हुआ ही नजर आ रहा है। दोनों तरफ से किसी भी तरह के फैसले को सामने से नहीं लाया गया है, कभी दिल्ली कभी बिहार, और लगातार ये जो घुचपुच है वो चल रही है। अब इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है डॉक्टर संजीव त्रिवेदी, हमारे सहयोगी। बहुत स्वागत है आपका। आखिर ये क्या हो रहा है? एक तरफ जो प्रशांत किशोर है वो राघोपुर पहुंचने की बातें कर रहे थे और पहुंच गए, और पहुंचते ही उन्होंने जनता के बीच जाकर जनता का मूड टटोलने की कोशिश की, जो कि राघोपुर तेजस्वी का गढ़ माना जाता है। क्या होने वाला है? देखिए, जिस नेता के ऊपर स्टेक्स ज्यादा होती हैं तो समस्याएं उनकी ही ज्यादा होंगी ना। आज की तारीख में तेजस्वी यादव सबसे पोटेंशियल कैंडिडेट महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर हैं, तो जाहिर है कि उनकी दिक्कतें जो हैं वो ज़्यादा हैं। उनके सामने जो चेहरा है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार के बारे में माना जा रहा है कि वो तबीयत उनकी नासाज है, तो उनके लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो वो सामने से आ नहीं रहे हैं, वो बैठ के ले नहीं रहे हैं, वो बैठ के ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और अगर ले रहे हैं तो उसमें वो क्या बोल रही है, बातें बाहर नहीं आ रही हैं। तो उनकी अपनी एक टीम है, हमेशा से काम करती है, वो कर रही है। पर ये आपका आकलन सटीक है कि तेजस्वी यादव को व्यक्तिगत स्तर पर बहुत सी समस्याओं से एक साथ जूझना पड़ रहा है। एक तो टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो मसला है, इस बार थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल हो गया है, और वो इसलिए हो गया है क्योंकि जो महत्वाकांक्षा है पिछली बार के बेहतर नतीजों की वजह से सभी दलों में बढ़ गई है। तो मैं पा रहा हूँ कि 70 सीटें कांग्रेस मांग रही है, हालांकि बावजूद इसके कि उनका कंट्रीब्यूशन पिछली बार अच्छा नहीं था, और सब लोग पूछ रहे हैं कि जो 70 से मात्र 19 जीत पाई थी तो उसको ज़्यादा सीट मांगने का क्या हक है। लेकिन जो सीटें कम अलॉट हुई और ज़्यादा जीत गई, जैसे कि माले एक पार्टी है CPI-ML, उसे मात्र 19 सीटें मिली थी और वो 12 जीत गई, तो वो जाहिर है मांग रही है ज़्यादा, और तेजस्वी देना भी चाहते हैं उनको। उन्हें लगता है कि इनके पास सपोर्ट बेस है, लेकिन कैसे वो कांग्रेस को कम करें। और दूसरी तरफ आपने देखा ही होगा कि पिछली दफ़ा नहीं थे, इस बार मौजूद हैं मुकेश साहनी, और मुकेश साहनी बार बार मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमें तो 60 सीटें, हालांकि अब वो उससे थोड़े नीचे आ गए हैं, पर डिप्टी CM वाला उनका रट जो है वो भी चल रहा है। अब ऐसे में ये समस्या एक है कि अभी तक अगर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सीटों की घोषणा दोनों गठबंधनों में से किसी में नहीं हुई है, संभवतः सोमवार तक हो जाए, रविवार तक शायद एनडीए करे, पर अभी तक तो नहीं हुई है, और नामांकन की प्रक्रिया जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। ज़्यादा तेज़ी से पीके बढ़ गए आगे, उन्होंने 51 सीट्स की घोषणा कर दी है, पर पीके केवल इसी बात में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, वो राघोपुर पहुंच गए, और राघोपुर में जाकर के जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें कही हैं, अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि वो व्यक्तिगत टक्कर देने जा रहे हैं तेजस्वी यादव को या नहीं, पर ये तय है कि वो वहां के चुनाव में सक्रिय होने जा रहे हैं। मुझे लगता है पहले हम सुना देते हैं कि आखिर पीके ने क्या कुछ कहा राघोपुर पहुंच के। एक बार आप खुद सुनिए। अरे भाई, हुआ है कि नहीं हुआ है विकास, आप देख लीजिए खुद से, लोगों से पूछ लीजिए। हम तो यहाँ पहले भी आए हैं, विदुपुर पैदल चल के आए हैं। राघोपुर में आज इसलिए आ रहे हैं, यहाँ के लोगों से अब राय विचार करके तय किया जाएगा कि यहाँ का प्रतिनिधि कौन होना चाहिए। यहाँ के क्या कह रहे हैं सर? लोग अभी क्या कर रहे हैं आपके सामने सुनिए, लोग क्या चाहते हैं, देखिए क्या चाहते हैं। तो इन बयानों से तो ऐसा ही लगता है कि वो मूड टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो जनता से लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि आपका क्या मन है, आप क्या तरीका, तो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो डायरेक्ट टक्कर देने की बात कर रहे हैं? वो देखिए, इस बात को सब लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी के खिलाफ खड़े होना, और वो भी राघोपुर में, तो ये
आत्महत्या जैसी बात है। ऐसा क्यों करेंगे, वो नहीं करेंगे। पर प्रशांत किशोर इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इस दफ़ा उन्हें या तो बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी जैसे अरविंद केजरीवाल को आ गई, वो खुद कहते हैं, या फिर उन्हें सीटें नहीं आने वाली हैं। यही दोनों संभावनाएं हैं, कोई बीच बीच का मसला नहीं होने वाला है। या तो किसी तीसरे ध्रुव को स्वीकार कर लेगी बिहार की जनता, या फिर वो बोलेगी नहीं अभी तो 2 ध्रुव है, इन्हीं में हमें टटोलना है और अगली दफ़ा देखेंगे। तो ऐसे में अपने चुनाव को किस तरह से हाईलाइट रखा जाए और लोग बाग जनसुराज और प्रशांत किशोर के बारे में बातें करते रहें, इसके लिए सबसे आसान एक तरीका है कि आप राघोपुर से चुनाव लड़ जाइए। क्या होगा कि अगले 1 महीने बस राघोपुर की ही चर्चा होती रहेगी। तेजस्वी यादव बनाम प्रशांत किशोर, वहां पर हो सकता है कि किसी मजबूत उम्मीदवार को जेडीयू बीजेपी वाले भी उतारें, लेकिन चर्चा आप भी जानती हैं वो पीके बनाम तेजस्वी की ही होती रहेगी। तो उनकी मंशा जीतने से ज़्यादा मुझे लगता है कि इसकी है। उन्हें ये भी लगता है कि कभी कभी तो चमत्कार होते ही हैं। कैसे ममता बनर्जी हार गई थी बंगाल में, उस बंगाल के चुनाव में साल 2021 के, जिसमें कि वो एडवाइज़र की भूमिका में थे। शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में जाकर के ममता आपको हरा देंगी, इस तरह का उन्होंने सलाह दिया था, वो उल्टा पड़ गया था। शुभेंदु अधिकारी पहले ममता बनर्जी के सहयोगी थे, फिर वो बीजेपी में चले आए और इतनी नाराज़ हुई ममता उन पर कि अपनी सुरक्षित सीट छोड़ करके, जहाँ से वो बार बार जीतती थी, वो चली आई सिंगूर हराने के लिए। नंदीग्राम सिंगूर आ गई इन्हें हराने के लिए शुभेंदु अधिकारी को, और वहाँ खुद हार गई। बाद में फिर वो बाई इलेक्शन में जीती। तो ये कई बार उल्टा भी पड़ जाता है, कई बार दिल्ली वाला उदाहरण भी हो जाता है जहाँ पर केजरीवाल जी ने हरा दिया सीधे सीधे शीला जी को ही। केजरीवाल जब लड़ने गए थे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2014 में, उस वक्त भी बहुत अच्छे वोट्स उनको आए थे। तो वो जानते हैं कि संभावनाएं अनंत हैं, वो हार सकते हैं, ये तो है ही, लेकिन कहीं कोई 1% चांस हो कि लोग पलट जाएं। और आप अगर सुनवाएं एक बार फिर से, कुछ और भी बातें उन्होंने कही हैं, जैसे कि यहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल। अब देखिए, औरतों से संवाद स्थापित करने की जो वो कोशिश कर रहे हैं और वो जो लोकल डायलेक्ट होता है उसमें बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बात तो हकीकत है कि आप राघोपुर को सबसे डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं गिन सकती हैं बिहार के। वो बमुश्किल 50 किलोमीटर दूरी पर है पटना के, और उम्मीद ये की जाती थी कि क्योंकि उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लालू परिवार से अगर कोई लड़ता है तो वो कोई सामान्य विधायक बनने के लिए नहीं लड़ता है, या तो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ता है, उप मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ता है, नेता विपक्ष बनने के लिए लड़ता है। लेकिन उस हिसाब से वहाँ का जो विकास है वो नहीं हो पाया। वहाँ से लालू जी भी जीते हैं, वहाँ से राबड़ी देवी भी जीती हैं, वहाँ से तेजस्वी यादव भी जीते हैं, 2 बार जीते हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन जाहिर है वहाँ दिक्कतें हैं। क्या उन दिक्कतों को कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मुझे उनके हाव भाव से लग रहा है? तो वो एक माहौल बना रहे हैं कि किसी तरह से अपने आप को मैं पोजीशन कर लूँ, और अगर मैं कड़ी टक्कर देने में सफल हो गया, क्योंकि वहाँ पर उनकी जाति की आबादी जो है वो बहुत कम है, 3% ब्राह्मणों की आबादी है, तो वहाँ 32% यादवों की आबादी है। तो अगर मान लीजिए कि वो टक्कर देने में और दूसरे नंबर पे भी आते हैं, तो उनके लिए एक जीत की तरह हो जाएगा कि वो इतना करीब लेके गए चुनाव में। जो एक क्लोज कॉम्पिटिटर की तरह नजर आएंगे, वो भी बहुत कुछ कह देता है। और दूसरा, उनका चुनाव हाईलाइट रहेगा, तो उससे उनको बाकी सीटों पर बड़ा फायदा नजर आएगा। तो ये मसला उनका लगता है राघोपुर जाने का है। और तेजस्वी यादव खामोश हैं। एक चीज़ बार बार सामने आ रही है, आज वहाँ पर इस बारे में वो बोल रहे थे कि अगर वो यहाँ से अलावा दूसरी सीट पर चुनाव लड़ते हैं, जैसे कि बातें हो रही है कि फूलपरास एक सीट है मधुबनी की, वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं तेजस्वी यादव, तो फिर उनका वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ था। कुछ इस तरह की बातें वो बोल रहे हैं। तो तेजस्वी को अब वहीं से लड़ना होगा, तेजस्वी सीट नहीं बदलेंगे। हाँ, और क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो डिक्टेट करेगी अब कि अब वो कहीं नहीं जा सकते। ये भी खबर आ रही थी कि तेजस्वी 2 सीटों में कंफ्यूजन है उनको, नहीं, अब तो वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो चले जाएंगे तो पूरा आरजेडी का चुनाव गिर जाएगा, पूरा महागठबंधन, क्योंकि वही चेहरे हैं, अब वो कहीं नहीं जा सकते हैं। तो इतना तो इंश्योर कर दिया पीके ने।
अच्छी तरह से इस बात को जानते हुए कि तेजस्वी यादव को हराना 1% उनके पास चांस है, 99% चांस नहीं है, वहाँ पर तेजस्वी ही जीतेंगे। फिर भी वो लड़ करके कुछ न कुछ राजनीतिक पॉइंट्स बटोरने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके बाकी कैंडिडेट्स को काम आ जाएं, उनकी पार्टी को बिहार भर में काम आ जाए। उनकी पार्टी में है कौन लोग जो इनसिग्निफिकेंट वैसे लोग हैं जिनको कि कोई जानता नहीं है, और या फिर वैसे लोग आएंगे जिनको कि दूसरी जगहों से टिकट नहीं मिला है। तो ऐसे में जनसुराज को वो चर्चा में रखें और कुछ परसेंटेज वोट्स पा लें, उनकी वही मंशा है। वो भी जानते हैं कि पहला चुनाव है, इसमें बहुत कुछ होने जाने वाला है नहीं, लेकिन अपने आप को ऊपर चर्चा में बनाए रखने का जो उनका अपना एक तरीका है वही है राघोपुर। दूसरी तरफ इधर तेजस्वी यादव की मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि अब बिहार में भी एआईएमआईएम ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब इससे क्या नजर आता है, मतलब ये कितना प्रभावित कर सकता है? ये चिंता का विषय है। देखिए, राघोपुर उतना चिंता नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव जानते हैं वहाँ पर वो ठीक है, थोड़ी बहुत चर्चा में आएगी बात, लेकिन सीट तो उनकी ही निकलेगी। लेकिन अगर 100 सीट्स पर फर्ज करें आप मुस्कान के एआईएमआईएम के कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, और एआईएमआईएम का कैंडिडेट का मतलब हो जाता है ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार, बिल्कुल, और जहां मान लीजिए नॉन मुस्लिम उम्मीदवार खड़े भी होते हैं, तो इस उम्मीद के साथ कि उनको मुस्लिम वोट वहां ट्रांसफर होगा। जहां पर मान लीजिए वो जैसे कि वो कहते हैं भीम और मीम उनका स्लोगन है, तो मीम तो वो खुद हो गए, एआईएमआईएम मीम कहते हैं वो, और भीम का मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब। तो भीम और मीम का वो कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो वो दलित कैंडिडेट्स खड़े करने चाहते हैं, और ये देश भर में उनका अपना एक पॉलिसी रहा है, और अपने वोट्स वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और दलित्स और मुस्लिम कंबाइन एक खड़ा करना चाहते हैं, जैसे कभी मायावती ने किया था। तो दोनों जगहों पर जो ये वोट बैंक है, इसके टूटने का खतरा हो जाता है, खासतौर पर अकलियतों के, मुस्लिम्स के। तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर वो 100 सीटों पर चले आते हैं, क्योंकि वोटों का जो बिखराव होगा वो महागठबंधन के वोटों का होगा। तो इसे कैसे रोकेंगे? आपने बताया कि राहुल गांधी से उनकी रविवार को मुलाकात होने वाली है। मुझे यकीन है कि इन सब विषयों पर बात होगी। देखिए, बार बार वो कह रहे हैं कि हमें 6 सीट दे दो, और हम को ज़्यादा सीटें नहीं चाहिए। वो पिछली दफ़ा 4-5 जीते भी थे, 6 सीट मांग रहे हैं। तो क्या अभी भी कोई गुंजाइश बची हुई है जिसमें कि वो, और शायद कल जो बैठक होने वाली है उनकी राहुल गांधी से, उसी के आलोक में ये बातें कही जा रही हैं कि अगर हमें आपने शामिल नहीं किया तो आपको तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या 6 सीटों के देने के बाद ये 100 सीटों वाली जिद हट जाएगी? जाहिर है, बिल्कुल हट जाएगी। तो ये तो तेजस्वी के लिए आसान हो जाएगा ना, उनके लिए कंपटीशन तो कम हो जाएगा, फिर वो क्यों रिस्क ले रहे हैं? साथ ही साथ ये भी तो हो जाएगा मुस्कान के आप एक पॉलिटिकल प्लेयर की तरह एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी को बिहार की ज़मीन पर रिकग्निशन प्रदान कर देंगे कि आप भी प्लेयर हैं भाई, आपकी ताकत को हम जानते हैं। अब हमने स्वीकार कर लिया कि मुसलमान वोटों के रहनुमा आप भी हैं। पर ये रिकग्निशन देने में दिक्कत कहाँ है, तकलीफ कहाँ आ रही है तेजस्वी को? तो फिर क्या रह जाता है तेजस्वी यादव के पास वोट बैंक के तौर पर? उनका तो माई कॉम्बिनेशन है, तो माई कॉम्बिनेशन में वाई का एक डंडा तो निकल जाएगा, है ना? तो इसी बात का डर है तेजस्वी को। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पॉलिटिक्स में आप हार के कॉस्ट पे भी अपनी बेस को बचाते हैं। बेस बचा रहेगा तो आज नहीं कल जीत जाएंगे। अगर बेस ही खत्म हो जाएगा, मान लीजिए कि बहन जी क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज करती हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लो, बीजेपी के साथ, क्योंकि उनकी अपनी बेस एक बार अगर कांग्रेस में चली गई, कांग्रेस के साथ वोट करना सीख गई, तो फिर पता चला उधर ही रह गई। वो कितना भी गठबंधन तोड़ेंगे और वापस आएंगे, वो आएंगे ही नहीं, बोले कांग्रेस के साथ हो लिए, या फिर आएगा भी तो पूरा नहीं आएगा। तो बेस बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और तेजस्वी ये बखूबी जानते हैं, इसी कारण से वो रिकग्नाइज नहीं करते हैं। लेकिन ये पॉलिसी जो है वहीं दूसरी तरफ उनको नुकसान का सौदा भी देती है, क्योंकि अगर बहुत प्रभावशाली तरीके से लड़ जाते हैं तो पिछली दफ़ा दिखाया है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कि चुनाव लड़ा भी जा सकता है बिहार में एआईएमआईएम के द्वारा, और जीता भी जा सकता है। आपने उनकी तोड़ दी सीटें, एमएलए तोड़ लिए, ठीक है, पर वो ये कह रहे हैं कि भाई वो जो वोट परसेंटेज है ना, वो तो नहीं, वो एमएलए लेके नहीं चले गए ना, वो तो हमें मिलेगा। तो क्या होगा? तो ये तेजस्वी के लिए डू एंड डाई जैसी सिचुएशन हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि अगर राहुल गांधी से बात होती है
पता नहीं देखिए, एक तो सब लोग जानते हैं कि वो सीटों पर बात करेंगे कि, और राहुल गांधी ही हैं जो आखिरकार ये कहेंगे कि चलिए ठीक है, हम कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें कुछ क्वालिटी सीट्स दे दीजिए, हम कम सीटों पर लड़ेंगे, हम 70 नहीं लड़ेंगे, हम 55 लड़ेंगे या 54 लड़ेंगे, जो भी लड़ेंगे हम। और दूसरे ये कि आपको दिक्कत हो रही है, हम समझते हैं, वीआईपी को भी सीटें देनी है, लेफ्ट को भी सीटें देनी है, तो ये ताकत तो राहुल गांधी में ही है। पर क्या लगता है, राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज करेंगे इस बार? राहुल गांधी कर सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंटी बीजेपी कोएलिशन जो है ना, वो स्ट्रांग रहे। तेजस्वी इसी बात को का फायदा उठाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। हालांकि उनका एक कोर्ट का तारीख भी है, 13 तारीख को उन्हें हाजिरी देनी है अदालत में। लेकिन मुख्य जो इस वक्त है, वो चाहते हैं कि बड़े दिल से सोचने की ज़रूरत राहुल गांधी को है, क्योंकि वो एक लार्जर कोएलिशन, एंटी बीजेपी, एंटी एनडीए कोएलिशन तैयार करना चाहते हैं देश भर में। तो उसमें 5-10 सीट्स हियर एंड देयर, वो बड़े कद के नेता हैं, वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वो जो लोकल लेवल पे लोग हैं, वो तो नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो उसी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि तेजस्वी के परिवार में ही कहीं ना कहीं और पारिवारिक जो मतभेद है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए मुश्किल ही खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जरा सुन लेते हैं कि तेज प्रताप क्या कह रहे थे। वो हम परसों आपको डिसाइड कर देंगे। हम क्या राघोपुर से भी उम्मीदवार उतारेंगे? परसों बता देंगे। परसों गठबंधन की पार्टी से हो रही है आपकी? वो बता दिया जाएगा। परसों ऐलान करूंगा मैं। इस बार किसका सरकार बनेगा सर बिहार में? परसों जोरदार ऐलान होगा। तो तेज प्रताप अपने पार्टी के बारे में बातें करें कि वो अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे, इससे तेजस्वी की मुश्किलें तो और बढ़ जाएंगी। अब देखिए, उन्होंने खुद कहा है कि मैं तो महुआ से लड़ूंगा। महुआ में सिटिंग विधायक आरजेडी का है। महुआ में पहली दफा वो चुनाव जीते, महुआ से चुनाव जीते, राघोपुर से तेजस्वी जीते, दोनों आसपास की सीटें हैं। 2020 वाले चुनाव में वो महुआ छोड़कर हसनपुर चले गए, समस्तीपुर। अभी वो हसनपुर से विधायक है। लौट करके थोड़े दिनों में आ गए फिर से वो महुआ। अब कहते हैं अब महुआ से हम लड़ेंगे। जब उन्होंने खाली किया था तो यहाँ पर आरजेडी का एक विधायक लड़ रहा था और जीत गया था और काम भी कर रहा है। तब देखिए, एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या आरजेडी वाले की सीट काटेंगे तेजस्वी? तेज प्रताप यादव तेज प्रताप के लिए? हाँ बिल्कुल, है ना। और कायदा तो यही कहता है कि उनको काटना नहीं चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति लड़ा है तो वो आ रहे हैं लड़ने के लिए, तो कितना बड़ा एक धर्म संकट परिवार के भीतर खड़ा हो जाएगा। और इससे पार पाना बहुत आसान नहीं है। मैं इस बात को कहते वक्त भी महसूस कर रहा हूँ कि कितना तनाव होगा इस वक्त उनके परिवार में कि वो वैसे अगर वो रहते, परिवार के अंग अभी रहते, भले ही उन्हें बाहर कर दिया गया है, अगर वो रहते तो ये कोई कंसिडरेशन ही नहीं होता। उस विधायक को कह दिया जाता है कि आप बगल वाली सीट ले लीजिए या एमएलसी आपको, ये सिचुएशन ही नहीं आती। लेकिन अब तो है। अब तो अगर वो काटेंगे उनकी सीट तो एक छवि पर असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो एक समस्या खड़ी। दूसरी बात यह है कि अगर वो 10 जगहों से अपनी पार्टी के कैंडिडेट घोषित कर देते हैं, और तेज प्रताप ये कर चुके हैं, पहले लोकसभा के चुनाव में कर चुके हैं, तो क्या होगा? वो सारी वोट जो काटते हैं तेज प्रताप, वो आरजेडी के वोट्स होते हैं। भाई, उनको जानता कौन है? बिल्कुल, उनको तो वही लोग जानते हैं। तो वो आरजेडी की वोट काटेंगे। एक वोट भी अगर कट रहा है आरजेडी का, तो 2 वोट एनडीए को मिल रहा है। एक आपका जाता है ना, और तो दूसरे को जो है 2 वोट का फायदा हो जाता है। तो इस तरह से आप तो नुकसान ही करेंगे। तो ये जो फ्रंट है, अब मान लीजिए 10 क्रूशियल सीटों पर उन्होंने खड़ा कर दिया, तो 10 क्रूशियल सीटें मान लीजिए कि सीमांचल की उधर ओवैसी साहब ने खड़ी कर दी, 10 इन्होंने खड़ी कर दी, तो फिर तो गेम ही खराब हो जाना है। हर जगह से महागठबंधन ही फंस रहा है, फिर तो फंस जाएगा। तो ऐसी स्थिति नहीं है कि एनडीए के सामने समस्याएं नहीं हैं, पर हम देख रहे हैं कि हम चूंकि आज तेजस्वी पर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो तेजस्वी के सामने जो 3 समस्याएं आपने गिनाई, ये जो है ये एक ऐसा त्रिशूल जैसा बन रहा है जिससे उनको पार पाना है। और उनकी तरफ बहुत निगाहें हैं, उनसे दिल बड़ा करने की भी उम्मीद की जाती है। उनका ये कहना है कि आरजेडी अगर बिहार में न लड़े तो कहाँ लड़े चुनाव, क्योंकि रीजनल पार्टी है तो हाँ, तो उसे तो लड़ना ही पड़ेगा। अब उनकी सीट संख्या जितनी पिछली दफा वो लड़े थे, इस बार वो नहीं लड़ पाएंगे, तय है। पिछली दफा वो लड़े थे 144 समथिंग, लेकिन इस बार वो नहीं लड़ पाएंगे। वो 135 या 138-37 ऐसे ही लड़ पाएंगे, क्योंकि बहुत चीज़ों को अकोमोडेट उनको करना पड़ रहा है।
अब ये सब चीज़ें जो हैं वो तय जब हो जाए तभी तो फिर प्रचार में निकले, बिल्कुल। बिकॉज अभी तो बड़ी लड़ाई बाकी है। और आप दिन गिन लीजिए। आप हम लोग बात आज कर रहे हैं 11 तारीख, कल 12 तारीख है और 6 तारीख को तो चुनाव है, यानी कि 4 तारीख की शाम में कैंपेन बंद हो जाना है। बीच में 2 बड़े फेस्टिवल हैं, दीपावली और छठ। तो लोग बाग उस वक्त प्रचार तो करेंगे नहीं, तो कैंपेनिंग के लिए टाइम बहुत कम रह रहा है। और अब तक सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसी की हुई गुत्थी है। ही नहीं सुलझी है। इस बीच खबर आई है कि एनडीए वाले शायद अपना सुलझा लिए हैं और वो दिल्ली में घोषणा रविवार को कर सकते हैं। यानी कि रविवार को 2 इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स दिल्ली में देखी जा सकती हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात, और वो मुझे लगता है सॉल्व कर देगा महागठबंधन की ज़्यादातर समस्याएं। और दूसरी तरफ अगर ये तय हो जाता है तो घोषणा एनडीए की पार्टनर्स कौन कितनी सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि वहाँ भी जो है लड़ाई आसान नहीं रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने, एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी की मुलाकात रविवार को बेहद ऐतिहासिक साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि महागठबंधन की कई मुश्किलों का निजात होगा अगर तेजस्वी और राहुल मीटिंग करते हैं। तो दूसरी तरफ एनडीए अपने सीटों को लेकर घोषणा कर देगा, तो वो आने वाले समय ही बताएगा कि आखिर अब चुनाव किस तरफ मुड़ने वाला है। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।